शेरपुर गांव में हरि नाम का एक किसान अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। हरि की धर्म पत्नी की मृत्यु गौरी के बचपन में ही हो गई थी। हरि ने गौरी को पालने की खातिर कभी भी दूसरी शादी नहीं की और स्वयं ही गौरी का पालन पोषण करके उसे बड़ा किया। अब गौरी जवान हो चुकी थी। गौरी बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। सारे गांव में उसकी खूबसूरती और समझदारी के चर्चे थे। आज हरि को खेत जाने में बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए वह गौरी से बोला, अरे गौरी, अभी तक तेरा खाना नहीं बना? मुझे खेत जाने के लिए देर हो रही है बिटिया। हाँ बाबा, वो चूल्हे की लकड़ी गीली थी ना, तो इसलिए आज खाना बनने में देर हो गई। बाबा, आप ऐसा करो, आप चले जाओ, मैं आपके लिए खाना खेतों में ही ले आऊंगी। ठीक है गौरी, तो मैं खेत जा रहा हूँ। हरि यह कहकर खेतों की तरफ निकल गया। हरि ने अपने खेतों में काम किया, खेतों की जुताई की और साफ सफाई भी की। तभी गौरी वहाँ खाना लेकर आ गई और अपने बाबा को आवाज देकर बोली, बाबा, ओ बाबा, अरे खाना लेकर आ गई हूँ, अब जल्दी से आओ और गर्मा गर्म खाना खा लो, बाकी का काम बाद में कर लेना। थोड़ी देर रुक जा गौरी, 5 से 10 मिनट का काम बचा है, उसे भी खत्म कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। नहीं नहीं बाबा, खाना ठंडा हो जाएगा, आपको अभी आना पड़ेगा। जल्दी आओ, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी आपसे। अरे आ गया, तू तो पिछले जन्म में मेरी दादी अम्मा थी। पिछले जन्म में क्यों? इस जन्म में भी मैं आपकी दादी अम्मा ही हूँ। हाँ हाँ दादी अम्मा, इस जन्म में भी तू दादी अम्मा ही है। चल अब जल्दी से खाना परोस दे, बहुत भूख लग रही है मुझे। गौरी ने हरि को खाना खिलाया और फिर अपने घर चली गई। पास के खेतों में काम कर रहा बलवंत यह सब कुछ देख रहा था। बलवंत हरि का दोस्त था। गौरी के जाने के बाद बलवंत हरि के पास आया और बोला, गौरी बिटिया तो काफी बड़ी हो चुकी है, अब तुझे इसकी शादी की चिंता करनी चाहिए। हाँ बलवंत, मैं उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश में हूँ। अच्छा लड़का मिलते ही जल्दी ही मैं उसके हाथ पीले करवा दूंगा। अरे हरि, रामकिशन का बेटा है ना अर्जुन, वह भी तो बड़ा अच्छा है, अभी पढ़ाई कर रहा है। तू बोले तो मैं बात चलाता हूँ उससे। हाँ हाँ बलवंत, तू बात चला। अब की सीजन में फसल बिकने के बाद हम बिटिया का रिश्ता तय कर देंगे। अगले दिन हरि जल्दी जल्दी तैयार होकर खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में कुछ घनी झाड़ियां पड़ती थीं, जिन्हें पार करके हरि को खेत जाना पड़ता था। उस दिन जब हरि खेत जा रहा था तो अचानक न जाने कहां से एक सांप आ गया। हरि अपनी धुन में चल रहा था, उसने सांप को नहीं देखा और उसने अपना पैर सांप पर रख दिया। सांप ने हरि को डस लिया। हे भगवान, ये तो मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे जल्दी ही अपने घर पहुंचना चाहिए। हरि अब जल्दी जल्दी अपने घर वापस आया और अपने घर के दरवाजे पर आते ही गिर पड़ा। गौरी ने उसे गिरा हुआ देखा तो वह दौड़कर पानी लेकर आई, उसने पानी पिलाया। फिर गौरी की नजर हरि के पैर पर गई और गौरी चौंक पड़ी। हे भगवान, बापू को तो सांप ने काट लिया है, अब मैं क्या करूं? जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुलाकर लाती हूं, लेकिन इससे पहले बाबा को अंदर सुलाना होगा। गौरी हरि को जैसे तैसे उठाकर पलंग पर सुला देती है और दौड़कर पंडित शर्मा के यहाँ जाती है। पंडित जी, जल्दी चलिए, मेरे बाबा को सांप ने काट लिया है। पंडित शर्मा गौरी के साथ जल्दी से उसके घर आए। उन्होंने जल्दी से सांप काटने की जगह पर चीरा लगाकर जहर निकाला और हरि को कुछ दवाइयाँ पिलाई। इतनी ही देर में गांव में लगभग सभी इकट्ठा हो चुके थे और सभी लोग हरि के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हरि को होश आया। उसने सबको अपने पास खड़ा हुआ देखा और फिर गौरी से बोला, गौरी बेटी, मुझे सांप ने काट लिया था। हाँ बाबा, मैं पंडित जी को बुलाकर लाई थी, उन्होंने आपको दवा दे दी है और अब आप ठीक हैं। लेकिन इसके बाद हरि अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है, पर वह उन्हें हिला नहीं पाता। गौरी पंडित शर्मा की तरफ देखने लगती है। तब पंडित शर्मा गौरी को एक किनारे बुलाकर उससे कहते हैं, देखो गौरी, मैंने तुम्हारे बाबा के शरीर से जहर तो निकाल दिया है, लेकिन इसका असर खत्म नहीं होगा। अब तुम्हारे बाबा अपने हाथ पैर तब तक नहीं हिला पाएंगे जब तक तुम इन्हें शहर ले जाकर इनका इलाज नहीं करवाओगी।
और इस इलाज में लगभग 30 से 40 हजार का खर्चा आएगा। तभी तुम्हारे बाबा ठीक हो सकेंगे। और अगर इस इलाज में देरी होती है तो उनकी जान भी जा सकती है। पंडित शर्मा ऐसा कहकर चले गए। अब गौरी बहुत परेशान थी। इतने पैसे वह कहाँ से लाएगी? गौरी को सोच में डूबा देखकर हरि ने कहा, बेटी गौरी, तू किस सोच में डूबी है? बेटा, मेरी वजह से तू इतनी परेशान मत हो। मैंने तो सोचा था बस किसी तरह से तेरी शादी करवा दूं, ताकि तू अपने घर द्वार की हो जाए। मेरा क्या है, मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। भगवान की जब मर्जी हो मुझे बुला ले। नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहो। आपको तो अभी बहुत जीना है। बाबा, पंडित जी ने कहा है कि कुछ पैसों का इंतजाम करके अगर मैं आपको शहर में दिखा दूंगी तो आप ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटिया, लेकिन अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप चिंता क्यों करते हैं बाबा? भगवान बहुत बड़ा है, कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन गौरी अपने दोस्त अर्जुन से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। दरअसल गौरी और अर्जुन एक दूसरे को पसंद करते थे और बलवंत ने अर्जुन के कहने पर ही हरि से गौरी के बारे में बात की थी। परंतु अब मामला कुछ और ही था। तुम चिंता मत करो गौरी, किसी न किसी तरह से हमें पैसों का इंतजाम करना ही होगा। तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। और इस तरह कुछ दिन बीत गए। इधर गौरी परेशान थी। एक दिन गांव के लाला जी हरि के पास गए और बोले, हरि, हमारे गांव के जमींदार हैं ना, राणा विक्रम सिंह है, उनकी पत्नी का पिछले साल देहांत हो गया है। उन्हें तुम्हारी बेटी गौरी बहुत पसंद है। उन्होंने रिश्ता भेजा है। अगर कहो तो मैं बात करूं। वह तो ठीक है लाला जी, लेकिन जमींदार जी की उम्र बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन उनके पास पैसे भी तो बहुत ज्यादा हैं। गौरी वहां जाएगी तो राज ही करेगी। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का 10 साल का और एक लड़की 8 साल की। बच्चों को माँ मिल जाएगी और गौरी को भी एक जीवन साथी मिल जाएगा। भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बेचारी गौरी तो दुनिया में अकेली ही हो जाएगी। इसीलिए सोच समझकर जवाब दो। हाँ, लेकिन मैं एक बार गौरी से तो पूछ लूं। गौरी अभी नादान है, तुम उसे समझाओगे तो वह जरूर समझ जाएगी। इसके अलावा मैं भी गौरी से बात कर लूंगा। ठीक है लाला जी, फिर आप बात चलाकर देखो। लाला जी वहाँ से निकला ही था कि बाहर गौरी मिल गई। लाला जी ने गौरी को राणा विक्रम सिंह के रिश्ते के बारे में बताया और साथ में यह भी कहा, देखो गौरी, राणा साहब ने कलावा भेजा है कि तुम्हारे बाबा के इलाज में जो भी पैसा लगेगा वह जरूर लगाएंगे और तुम्हारे बाबा को भी अपने पास रखेंगे। बिटिया, अपने लिए न सही तो अपने बाबा के लिए जरूर सोचना। वैसे तुम्हारे बाबा ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। गौरी ये सारी बातें सुनकर बहुत चिंता में आ गई। अगले दिन गौरी ने अर्जुन को सब कुछ बताया। यह सब सुनकर अर्जुन बोला, नहीं गौरी, मैं तुम्हारी शादी उस बूढ़े जमींदार से नहीं होने दूंगा। तुमसे शादी सिर्फ मैं करूंगा। लेकिन अर्जुन, फिर मेरे पिताजी का क्या होगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि उनका इलाज करवा पाएं। और सही समय पर अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं यह नहीं देख सकती। गौरी, मुझे 2 दिन का समय दो। तुम्हारे बाबा के इलाज में लगने वाले पैसों का इंतजाम मैं 2 दिनों में कर लूंगा। यह कहकर अर्जुन अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता को सारी बात बताई। साथ में अर्जुन ने यह भी कहा, पिताजी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं यह घर जमींदार के पास 40,000 रुपये में गिरवी रख देता हूँ और फिर शहर जाकर कुछ काम कर लूंगा। 40,000 रुपये इकट्ठे करके अपना घर छुड़वा लूंगा। ठीक है बेटा, तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर ले, हम तेरे साथ हैं। इसके बाद घर के कागज लेकर अर्जुन जमींदार के पास पहुंचा और उसने कहा, जमींदार जी, मुझे 40,000 रुपये की जरूरत है और गांव में आपके सिवा कोई भी इतने पैसे वाला नहीं है कि तुरंत मुझे 40,000 रुपये दे दें। मैं अपने साथ अपने घर के कागज लेकर आया हूँ। आप मेरे घर को गिरवी रख लीजिए और मुझे 40,000 रुपये दे दीजिए। अगले 4 महीनों के अंदर मैं आपके पैसे ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपने घर के कागज ले जाऊंगा। ठीक है अर्जुन, तुम मेरे गांव के हो तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। इस 40,000 रुपये का 4 महीनों के लिए 10,000 रुपये ब्याज भी होगा। तुम 4 महीनों में 50,000 रुपये ले आना और अपने घर के कागज ले जाना। अर्जुन पैसे लेकर सीधा गौरी के घर पहुंचा
और पैसे गौरी को देते हुए बोला, गौरी, हम तुम्हारे बाबा को आज ही शहर ले जाएंगे और उनका इलाज कराएंगे। इधर गौरी और अर्जुन हरि को इलाज के लिए शहर लेकर गए। तो दूसरी तरफ जमींदार को जब पता चला कि अर्जुन ने सारे पैसे इसीलिए लिए हैं ताकि वह हरि का इलाज करवा सके और गौरी की शादी जमींदार के साथ न करनी पड़े, तो जमींदार बौखला उठा और बोला, अच्छा तो यह बात है, लेकिन तब भी मैं अर्जुन को गौरी से शादी नहीं करने दूंगा। गौरी को मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। अब देखना अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दूसरी तरफ अर्जुन हरि का इलाज करवाते हैं। इलाज के बाद हरि बिल्कुल ठीक हो जाता है और वे लोग गांव वापस आ जाते हैं। इसके बाद अर्जुन गौरी से कहता है, गौरी, तुम्हारे बाबा ठीक हो चुके हैं। अब मुझे शहर जाना होगा। मैं शहर जाकर कुछ काम करके 50,000 रुपए इकट्ठा करूंगा और जमींदार को देकर अपना घर छुड़वा लूंगा। फिर वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। यह कहकर अर्जुन चला जाता है और वहाँ पर एक सब्जी की दुकान लगाकर पैसे कमाता है। देखते ही देखते 4 महीने बीत चुके थे। अर्जुन के पास 50,000 रुपए इकट्ठा हो गए थे। अर्जुन अपने गांव आया और सीधा जमींदार राणा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। जमींदार को पैसे देकर बोला, जमींदार जी, मैंने आपके पैसे आपको ब्याज सहित लौटा दिए हैं। अब आप भी मेरे घर के कागज मुझे लौटा दीजिए। मुझे पता है तू यह सब इसलिए कर रहा है ताकि मेरी गौरी से शादी ना हो। चल जा यहाँ से। अब न तो तुझे तेरे पैसे मिलेंगे और न ही घर के कागज। जमींदार जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुझसे जो बनता है कर ले और दोबारा यहाँ मत आना, समझा। अर्जुन गुस्से में वहाँ से चला गया। तब जमींदार ने अपने कुछ आदमियों को बुलाकर कहा, सुनो, इसके घर को आज रात को जाकर आग लगा दो। जमींदार के आदमियों ने आधी रात को अर्जुन के घर में आग लगा दी। जमींदार के आदमियों को ऐसा करते हुए गांव वालों ने देख लिया। अब गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। तभी उनमें से एक गांव वाला बोला, जमींदार ने तो हद ही कर दी है। अब आज उसने अर्जुन के घर में आग लगवाई है, कल किसी और के घर में आग लगवाएगा। अब समय आ गया है उसे सबक सिखाने का। हाँ, हम सभी लोग मशाल लेकर उसके घर जाएंगे और उसके घर को आग लगा देंगे ताकि यह रोज रोज का किस्सा ही खत्म हो जाए। और फिर सभी गांव वाले हाथों में मशाल लेकर जमींदार के घर के बाहर पहुंचे। जमींदार को उसके आदमी ने इन सब बातों की खबर दे दी। वह घबराकर बाहर आया और बोला, गांव वालों, रुक जाओ, मेरे घर को आग मत लगाओ। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि आज के बाद मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो और मैं तुम सभी के जमीन के कागज भी लौटा दूंगा। ठीक है जमींदार, इस बार तो हम तुझे माफ करते हैं, लेकिन अगली बार तूने कोई ऐसी हरकत की तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जमींदार ने गांव वालों के कागजों के साथ साथ अर्जुन के घर के कागज भी लौटा दिए। अब सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। सभी ने मिलकर अर्जुन और गौरी की धूमधाम से शादी करवा दी। हरि पूरी तरह से ठीक हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।